हाँ जी। तो बच्चों, डायमेंशंस में एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझ लो। हमारे पास डायमेंशंस में दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। एक ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और एक ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, जिनको बोला जाता है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। एक कौन से होते हैं? डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। एक कौन से होते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब ये कौन कौन से हैं, मैं दो चार आपको बताता हूं। ये तो कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको कहूं a प्लस एक्स बी, तो ये ए बी है ना, जो ए बी, जैसे मैं ऐसे बोल दूं 2+3y, ऐसे करके बोल दूं, तो 2 3 4 5 ई, कोई ए आ जाता है बीच में कांस्टेंट, इस तरह, या ई आ गया, कोई और कांस्टेंट्स आ गए, 2 3 वैल्यूज आ गई, इन सबको कौन से कांस्टेंट्स में लिया जाता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। और एंगल, एंगल की वैल्यू भी तो, एंगल भी तो क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है ना एंगल। तो ये क्या है एंगल? एंगल जो है, दिस इज कॉल्ड एंगल। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके कोई डायमेंशंस नहीं है, जैसे एंगल बेसिकली डायमेंशन लेस वेरिएबल है। रेशियोज में जनरली जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो डेंसिटी ओवर डेंसिटी आ गई ना, तो इसके भी कोई डायमेंशंस नहीं होते। रेशियोज में जनरली जो आपको चीजें मिलेंगी, आपने 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, C over V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो विच कॉन्स्टेंट, विच वेरिएबल? डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सभी वैल्यू सारी जगह म्यू कांस्टेंट नहीं ना होता, जैसे जैसे मीडियम चेंज करते जाते हो म्यू चेंज होता जाता है, लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होते कोई भी। ठीक है, तो कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, उनको क्या बोला जाता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। जैसे कल हम एक एनर्जी की बात कर रहे थे, एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर सुना है आपने काइनेटिक एनर्जी में, तो ये हाफ के कोई डायमेंशन नहीं है। तो व्हाट इज हाफ? हाफ कौन सा कांस्टेंट है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। याद रहेगा ये बात? ठीक है, ओके। अब आ जाओ, डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं आप। 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो मासेस हैं, m1 m2, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, इनमें अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस G इज कॉल्ड UGC। क्या नाम है G का? UGC बेसिकली क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है UG का? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ओके। इस G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट्स होते हैं इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये G की वैल्यू होती है। अब ये जो G है ना, ये दुनिया का कांस्टेंट है। सारी दुनिया जहां, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे सन पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, इसकी वैल्यू सारी दुनिया में, सारे सृष्टि में इसकी वैल्यू इतनी ही है। सारी दुनिया का कांस्टेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी है क्या? ये कांस्टेंट है ना, पर इसके डायमेंशंस होते हैं, इसके डायमेंशंस होते हैं, इसीलिए इसको कौन सा कांस्टेंट बोला जाता है? डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशंस हैं, एग्जिस्ट करती हैं, पेपर में आपको आ जाती हैं इसकी। F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हाँ जी सरदार जी, F के डायमेंशंस क्या होते हैं फोर्स के? जी, कोई बात नहीं, T-2 इज इक्वल टू G के पता करने, मास के डायमेंशन m, मास के डायमेंशन m डिवाइडेड बाय r क्या है? डिस्टेंस के डायमेंशन l का क्या कर दोगे?
गुड़िया समझ आ गया बेटा? m l t minus 2 is equal to g. What is m into m? m square. What is l का स्क्वायर? l स्क्वायर. कोई दिक्कत? l स्क्वायर इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, l क्यूब हो जाएगा. ये क्या बन जाएगा? m l क्यूब t minus 2 is equal to g m स्क्वायर. m स्क्वायर किधर जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे जाएगा m स्क्वायर. एक m से एक m जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m का साइन -1. l क्यूब t माइनस 2 किसके डायमेंशन आ गए बच्चों? ये g के डायमेंशन आ गए. भाई कौन सा कांस्टेंट है ये? कौन सा कांस्टेंट है? डायमेंशनल कांस्टेंट है ये. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक और सुनो, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, E is equal to h nu. E is equal to h nu. Nu is फ्रीक्वेंसी. क्या? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सुन लो. वेव देखिए, वेव. एक सेकंड में जितनी वेव्स आए उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है. फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1/t. इसको न्यू से, f से, n से, किससे भी लिख लेते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी के यूनिट 1/t है तो न्यू के डायमेंशंस t-1 होंगे बच्चों. ऊपर चला जाएगा ये. तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी? इट इज t-1. ठीक है. अब हमें ये h क्या है? h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. h क्या बोला जाता है? h को प्लैंक्स कांस्टेंट. जो मैंने आपको शीट दी थी उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेगा आपको, अगर ढूंढेंगे आप, अगर ढूंढा होगा आप लोगों ने. h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. h के डायमेंशंस अगर पता करने हैं तो e ओवर न्यू कर दोगे, न्यू नीचे ले जाओगे. e के डायमेंशंस क्या है? एनर्जी. कौन बताएगा एनर्जी के डायमेंशंस? e इज एनर्जी. हाँ जी बताओ, कल बताए थे गुड़िया एनर्जी के डायमेंशंस. m l स्क्वायर t-2 क्या होंगे एनर्जी के डायमेंशंस? m l स्क्वायर t-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या है? t-1. अब ये t-1 जब ऊपर जाएगा तो t+1 हो जाएगा. तो क्या बनेंगे? या इसको इससे एक से काट दो, पर चलो कोई बात नहीं. m l स्क्वायर t-2, ये t ऊपर जाएगा तो t+1 हो जाएगा. -2 + 1 क्या बच जाएगा? -1. तो आंसर आ जाएगा m l स्क्वायर t-1. किसके डायमेंशंस हैं ये? h के. h का नाम क्या है बच्चों? कौन सा कांस्टेंट? और प्लैंक्स कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है? डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसकी डायमेंशंस हैं. यानी आपको आज पता लगा दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं. एक ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस नहीं होते, एक ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस होते हैं बच्चों. ठीक है, नोट करो ये, इसकी वैल्यू, f की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और ये थोड़ा सा नोट कर लो, बाकी ओके है. ठीक है. हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा सुन लो बात. क्या चीज है? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो सर्कल में r रेडियस के सर्कल में घूम रही है विद वेलोसिटी v. ठीक है जी, वेलोसिटी v से घूम रही है. बच्चों जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है ना, याद रखना हमेशा एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है. उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स. उस फोर्स का नाम है. हमेशा ये फोर्स रिक्वायर्ड होती है, कोई ना कोई लगा रहा होता है ये फोर्स. देखो मैं तुम्हें बताता हूं. देखो अर्थ घूम रही है, किसके आसपास घूम रही है अर्थ? सन के आसपास. सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है. किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से. किस फोर्स से खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से. ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है. जब भी आप पत्थर बांध लो किसी धागे से, आप घुमाओ उसको, पत्थर को. जब पत्थर यहां होगा ना, तुम ध्यान से देखना, तुम पत्थर को अंदर को खींचते हो. जब यहां होगा इधर को खींचते हो, जब यहां होगा इधर को खींचते हो, जब यहां होगा इधर को खींचते हो. पत्थर को तुम अंदर को खींच रहे होते हो जनरली.
तुम्हें लग रहा है घूम रहा है वो, लेकिन उसको अंदर को खींचना पड़ता है। जब ये फोर्स नहीं मिलती तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं घूम सकती। इस फोर्स का फॉर्मूला आपने बनाना है। आपको ये कहा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये डिपेंड कर रही है तीन चीजों पे। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान गए बात? F इज इक्वल टू के कर देंगे m रेस टू पावर a, v रेस टू पावर b, r रेस टू पावर c कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कल बिल्कुल ऐसे ही किया था। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? अगला क्वेश्चन करना, ये मैं करवा देता हूं, इसके बाद अगला वाला आप सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, इसमें क्या पुट कर देंगे? डायमेंशंस पुट कर देंगे। फोर्स के डायमेंशंस क्या है बच्चों? m l t -2। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? m l t -2 इज इक्वल टू k। मास के डायमेंशंस m रेस टू पावर a, वेलोसिटी l t -1 रेस टू पावर b, r लंबाई है, r रेडियस क्या चीज होती है? लंबाई, r रेस टू पावर c। कोई दिक्कत स्टेप में? अब m l t -2 इज इक्वल टू k। हाँ जी, m रेस टू पावर a, l रेस टू पावर b है, l रेस टू पावर c है, l की पावर क्या हो जाएगी? b प्लस c। और t रेस टू पावर माइनस b है तो t रेस टू पावर माइनस b ही रह जाएगा यहां पे। बताओ जी सही है कि गलत? ओके, अब m रेस टू पावर 1 है, l रेस टू पावर 1 है, t रेस टू पावर -2 है। इधर m a है, l b प्लस c है, t माइनस b है। इक्वेट करना पड़ेगा हमें सबको। m a तो a की वैल्यू कितनी आ गई? इधर m की वैल्यू कितनी है? 1, तो a 1 आ गया। कोई दिक्कत? गुड़िया समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, दिख रहा है तुझे? वहां चली जाती वैसे ज्यादा ठीक था। हाँ जी, b प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है? जो इधर वैल्यू l की वैल्यू कितनी है? 1, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 माइनस सी। ओके, अब माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है? -2 के। t की माइनस बी है, t की -2 है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 2। अगर b 2 आ गया, b की वैल्यू 2 आ गई, 1 माइनस c है, c इधर उठा लाओ, 2 इधर उठा लाओ, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। समझ आ गया? a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। तो a b c को किस में पुट कर देंगे? इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों हमारे पास? f इज इक्वल टू के। हाँ जी, m रेस टू पावर कितनी है? 1, b रेस टू पावर v रेस टू पावर कितनी है? 2, r रेस टू पावर कितनी है? -1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? f इज इक्वल टू के m v स्क्वायर। r रेस टू पावर -1 का मतलब नीचे ले जाओ, डिवाइड बाय r। k वैसे मुझे पता है कि 1 होता है इस केस में, तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r होता है बच्चों, कभी भूलना मत। फॉर्मूला याद कर लो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r। क्या आपको समझ आ गया सारा? ध्यान से करना, स्लोली करना, आराम से। अगला क्वेश्चन तुमने खुद करना है, मेरे से चीजें पूछ लेना, जो भी पूछनी है ध्यान से करना। हाँ जी बेटा, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, द टाइम पीरियड ऑफ अ ट्यूनिंग फोक, द टाइम पीरियड ऑफ अ ट्यूनिंग फोक, TUNINGFORK, फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क। पता क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क? ऐसी डिवाइस होती है ट्यूनिंग फॉर्क। स्कूल में हम मिलेगा आपको, अगर कभी देखना हो, इस तरह से होता है ट्यूनिंग फॉर्क। क्या होता है इसको ना, अगर आप पैड पे मारो ना तो वाइब्रेट करता है, दोनों प्रॉन्ग्स बोलते हैं इसके, प्रॉन्ग ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। देखा होगा अगर कभी किसी ने। ट्यूनिंग फोक, द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोक depends upon length of the
prongs, prongs, length of the prongs, comma density of the prongs, ऐसे लिखते हैं डेंसिटी को रो से, इज कॉल्ड रो डेंसिटी, ऐसे पीसा बना के ऐसे टांग रो कहते हैं इसको। ये रो होती है बेटा, ये सिग्मा होता है, ये रो है ऐसे, ये सिग्मा है, ये ओमेगा है, ये डेल्टा है। वीडियो में आगे अब याद हो जाएंगे। ये क्या है रो, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है ओमेगा, ये क्या है डेल्टा, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गैमा होता है, गामा। ऐसे मिलेगा, जनरली ऐसे लिख देते हैं लोग, पर ऐसे लिखना चाहिए इसको, ऐसे हवा बना, इसमें जगह ना दो बिल्कुल, गामा। ठीक है, ये होते हैं। और ये होता है ईटा, ईटा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आएंगे, मतलब आने वाले टाइम में तुम्हारे सामने ईटा बोलते हैं इसको। सो टाइम पीरियड ऑफ tuning fork depends upon length of the prongs, density and Young's modulus. Young's modulus, young वाला young है, Young's modulus y, Young's modulus के dimensions प्रेशर के साथ मिलते हैं, जो प्रेशर के होते हैं वही Young's modulus के dimensions होते हैं, सेम। ठीक है, Young's modulus full stop। Derive the expression of time period. Derive the expression of time period using DA, dimensional analysis, DA। हाँ जी, ये क्या है, T क्या चीज है बच्चों, टाइम पीरियड, L क्या है लेंथ, रो क्या है डेंसिटी, Y क्या है यंग्स मॉडुलस। अच्छा अब बताओ, लेंथ के डायमेंशंस तो L हो जाएंगे, डेंसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, हाँ जी लास्ट ML-3। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ML-3। हाँ जी, यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस किसके इक्वल होते हैं, प्रेशर के, तो क्या बने ML-1 T-2। बेसिकली जो प्रेशर होता है ना बेटा, वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, थोड़े बहुत भी याद कर लोगे तो हो जाते हैं। फोर्स के क्या होते हैं ML-T-2, एरिया के क्या होते हैं L², ये कट गया, L ऊपर चला जाएगा, ML-1 T-2, ऐसे करके निकाल सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बहुत इजी हो जाते हैं, और रोज करोगे ना फिर होगे। तो ये डायमेंशंस मैंने बता दिए, करके दिखाओ, शाबाश। अब स्टेज इज ऑल योर्स। एक मिनट, हाँ जी बच्चों, ये सोल्यूशन दिया हुआ है पूरा, इसको नोट कर लेना, ठीक है, और अपना जो तुमने सोल्यूशन किया उसको मैच कर लेना इसके साथ। सोल्यूशन दे दिया, ध्यान से देख लो, जो भी चीज है ए बी सी की वैल्यू निकाल दी है, अच्छे से देख के पॉज करके इसको देख के आराम से सारा सोल्यूशन नोट कर लेना, ओके, ढंग से कर लेना। अब अगला क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, तुमने सबने सॉल्व कर दिया ये वाला, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ अ स्ट्रिंग, the frequency of vibration f of a string depends upon length of the string L, comma tension in the string capital T, टेंशन होता है खिंचाव, tension in the string capital T, and mass per unit length small m, mass per unit length small m of the string using method of dimensions
ड्राइव यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ी सी बातें हैं, सुन लो, उसके बाद करना शुरू करना, ताकि थोड़ा बेस सा बन जाए। देखो बेटा क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ जी भाई साहब, एक मिनट सुन लो, आराम से करना, मैं फिजिक्स बता दूं थोड़ी सी जो है। गुड़िया देखो बेटा इधर, ये ना मेरे पास एक वॉल है, वॉल में इस तरह से ना मैंने की लगाई हुई है ऐसे बीच में, और इसके साथ मैंने एक धागा बांधा हुआ है, और मैं उस धागे को इस तरफ खींच रहा हूं विद फोर्स एफ। ऐसे खींचा हुआ है मैंने धागा, एकदम धागा वहां बांधा हुआ, ऐसे खींचा हुआ है, और मैं इस धागे में वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा हूं, टन टन टन, वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी कहता तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। बताओ कौन कौन सी तीन चीजें बोली हैं इन्होंने। पहले कौन सा बोला है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई है ना, उस चीज पे डिपेंड कर रही है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रही है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में ना खिंचाव होता है, खिंचाव फोर्स ही होती है बेसिकली, टेंशन इज बेसिकली फोर्स। टेंशन और फोर्स एक ही चीज है, मतलब फोर्स के डायमेंशन है यहां पे। एफ क्या चीज है? न्यू। न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या थे? 1/t होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1/t। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होंगे? t-1। याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसके डायमेंशंस तो पता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टेंशन, और तीसरी चीज क्या बोली है उन्होंने? मास पर यूनिट लेंथ को m बोल रहा है। देखो एक बड़ी गड़बड़ है इसमें जबरदस्त। क्या जो स्मॉल m है ना, उसको इसने कहा मास पर यूनिट लेंथ। मतलब जो ये स्मॉल m है, अगर बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना, तो स्मॉल m के डायमेंशंस वो m दे देगा कि मास है ये, तो पर स्मॉल m नहीं है। m, स्मॉल m की वैल्यू इन्होंने दिया, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल m के डायमेंशन m/l है। भाई याद रह जाएगी ये बात, ध्यान से अब रीड करो क्वेश्चन, एक बार ध्यान से दोबारा रीड करो क्वेश्चन। क्या दिया हुआ? तीन चीजें दी हैं उन्होंने, पहले लेंथ, फिर टेंशन, और तीसरा क्या दिया हुआ है? मास पर यूनिट लेंथ दी हुई है। मास नहीं दिया उन्होंने, मास पर लेंथ मतलब m/l की वैल्यू, m/l है इसके डायमेंशन m के। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर? चलो थोड़ी सी हेल्प करता हूं, फिर सॉल्व करना तुम लोग अपने आप करके दिखाना है ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू तीन चीजें, कौन कौन सी? एल, टी, एम। ओके, तो एफ इज इक्वल टू के एल टी एम। अब डायमेंशन पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होंगे m0 l0 t-1 इज इक्वल टू के एल। एल तो लेंथ है, लेंथ के डायमेंशन एल, इसकी ए ले लो, इसकी बी ले लो, इसकी सी पावर लेनी थी साथ में, तो एल की वैल्यू ए आ गई। टेंशन, टेंशन फोर्स ही होती है, m/l(t-2)b, और m इज नॉट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, सो इट इज m(l-1) की पावर c। ये देखो m/l होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो अब करो बेटा अपने आप सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। शाबाश, जल्दी करो फटाफट, ए बी सी की वैल्यूज को कैलकुलेट करो बढ़िया तरीके से।
हाँ जी, ए बी सी की वैल्यूज आ गई, चेक करो आपकी आ रही है। यहां मैंने इनको इक्वेट कर दिया, 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, और -1 इज इक्वल टू -2b। तो b की वैल्यू हाफ आ गई मेरी, यहां से आ रही है। वेरी गुड। किस किस की आ रही है b की हाफ? क्या बात, तुम लोग भाई? b की हाफ आ गई। अब b और c को देखेंगे तो c की वैल्यू -b है, तो c की वैल्यू -हाफ आ गई। बस a की वैल्यू निकल जाएगी, b और c की आगे, b की हाफ माइनस c की -हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? 1। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल -1। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना k l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर हाफ, शाबाश, और m रेज टू पावर -हाफ। तो फिर ये बन गया फॉर्मूला f इज इक्वल टू k, l की पावर -1 का मतलब अपॉन l, l रेज टू पावर -1 का मतलब नीचे चला जाएगा, t हाफ का मतलब अंडर रूट t, और -हाफ का मतलब अंडर रूट m। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया k बाई एल अंडर रूट t बाई m। ये डब्बे में डाल के पूरा आंसर दे के आना है पेपर में। ओके, समझ आ गया? गड़बड़ तो नहीं की इस बार? ढंग से किया है?